भाई नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाइयों का और बहनों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो इंडियन रेलवे में जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जो एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होने वाला था, उसके लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो गया है रेलवे द्वारा। ठीक है, इंडियन रेलवे के अंदर जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनके द्वारा जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो गया, जो कि इस वीडियो में पूरा डिस्कस होगा। देखिए, आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके जो इंडियन रेलवे में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनके द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए, और वही नोटिफिकेशन आप लोगों का इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा, जो कि आ चुका है। तो जितने भी इंडिया देश से मुझे सुन रहे हैं, आप कर्नाटका से सुन रहे हैं, असम से सुन रहे हैं, त्रिपुरा से सुन रहे हैं, तेलंगाना से सुन रहे हैं, या किसी भी यूटी, किसी भी यूनियन टेरिटोरी या किसी भी स्टेट, पूरे इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं ना, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जो रिक्रूटमेंट था, जो कि एसआई और कांस्टेबल था, उसके लिए वैकेंसीज आ गई हैं। एक्चुअल वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए, नोटिफिकेशन आ गया है, एलिजिबिलिटी क्या है ये भी आ चुका है, और कब से कब तक फॉर्म डाले जाएंगे ये चीज़ भी आ गई है, फॉर्म की फ़ीस कितनी ली जाएगी, सारा कुछ आ चुका है। यानी कि आपका नोटिफिकेशन जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी भारतीय रेल, इंडियन रेल जो रेलवे है इंडिया का, वो इंडिया देश के लिए, उनके जो आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट होगा, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आज 26 तारीख को आ चुका है। आप देखो, इसका फॉर्म अप्रैल में चालू होगा और 26 फरवरी को ही इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। हालांकि इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, जो कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं मार्च एंड तक आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और इससे पहले एक नोटिफिकेशन आपको पता ही है कि आप लोगों का जो है रेलवे में ही मार्च में 9 मार्च के करीब एनटीपीसी वालों का भी जो है टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट जो है आप लोगों का जो है टेक्नीशियन वाला, वो 9 मार्च से फॉर्म चालू होगा। तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट में। वहाँ पे भी 9000 के करीब वैकेंसी आ रही हैं, 9000 लोगों को वहाँ से जॉब मिलेगी। बाकी के जो रेलवे में ही, सारी रेलवे में ही वैकेंसियाँ हैं। रेलवे की एक एएलपी फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। टेक्नीशियन वैकेंसी का फॉर्म जो भरा जाएगा वो 9 मार्च से चलेगा। और उसके अलावा ये जो आरपीएफ है, इसका फॉर्म अप्रैल में 15 अप्रैल से चालू होना है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों का आ गया, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कुछ आया है नोटिफिकेशन, वो आप लोगों को बताऊँगा, और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं ये भी बताऊँगा। क्या सैलरी होती है, क्या फ़ायदा होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो जितने भी लोग इंडिया देश से किसी भी जगह से सुन रहे हैं, वीडियो में आगे तक रहें। अगर समझ आ जाए तो आपको समझ आ ही जाएगा जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी इंडिया के लोग हैं, इस वीडियो में आगे तक बने रहें और सारा कुछ समझे। सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए वीडियो खास है, जो आउटसाइडर इंडिया है या दूसरे देश के लोग हैं उनके लिए वीडियो खास नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खास होगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं तो इंडिया के लोगों तक पहुँचाए इस जानकारी को। इस वीडियो में आपके साथ पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के सही नीचे दे दिया है। देखिए, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि रेलवे में प्रोटेक्शन फोर्स है। बेसिकली जो लोग रेलवे से इधर से उधर जा रहे हैं, कभी पंजाब से हरियाणा पहुंच रहे हैं, कभी पंजाब से वो लोग केरला पहुंच रहे हैं, कर्नाटका पहुंच रहे हैं, तमिलनाडु से वो जो है डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, बाय रेलवे द्वारा जा रहे हैं। तो बीच में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है लोगों को, कि भाई सेफली वो पहुँच जाएँ, ठीक है, को उनके साथ कोई चोरी चकारी जैसी चीज़ें ना हो, उनका कोई सामान चोरी ना कर ले उन लोगों का, ठीक है, या फिर कोई गलत काम ना कर दे, या फिर रेलवे के अंदर ही प्रोटेक्शन फोर्स, बेसिकली ये लोग काम क्या करेंगे, रेलवे में लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मान के चले कोई चाकू लेके घुस गया है,
उसको उसको रोकना, उसके खिलाफ एक्शन करना, तो ये सब कौन करेगा? रेलवे में प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है जो कि ये सब चीज़ें करेगी। अब लोगों को वैकेंसियाँ ही आप लोग कम दोगे तो कहाँ से प्रोटेक्शन रेलवे में करेगा? हालांकि आप लोग जानते हो इंडियन रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है। इंडियन रेलवे में काफ़ी लोग डेली बेसिस पे इधर से उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रोटेक्शन फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा लोग रिक्रूट होने चाहिए। जैसा कि हमें दिख रहा है कि उतने लोग रिक्रूट हो नहीं रहे हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया देश में आप देखो आरपीएफ की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि उनका काम प्रोटेक्शन का है, ठीक है। और इतने सारे लोग अब इधर से उधर जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए ही। तो ये आरपीएफ रिक्रूटमेंट में आपको बता दूं लगभग 400 के करीब वैकेंसी एसआई की आई हैं। एसआई मतलब कि जो जो कैंडिडेट रेलवे रिक्रूटमेंट में अब जाएगा, जो प्रोटेक्शन फोर्स में जाएगा, उसके यूनिफॉर्म पे डबल स्टार 2 स्टार होंगे, और वो एक रेलवे में एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर होगा। इसके अलावा कांस्टेबल का पोस्ट अलग है। जो कांस्टेबल होगा वो एएसआई से भी छोटा पोस्ट होता है, ठीक है, हेड कांस्टेबल के भी नीचे आ रहा होता है, तो वो पोस्ट, ठीक है। तो कांस्टेबल यानी कि जो आरपीएफ की सबसे इनिशियल पोस्ट होता है वो कांस्टेबल होता है, तो कांस्टेबल पोस्ट है। इसके अलावा एसआई पोस्ट, दोनों का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो जितने भी लोग हैं इंडिया से, सारी जानकारी समझ लें, आपको सारे लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। चल रहे हैं हम आगे डिस्कस करने की तरफ। सबसे पहले आप लोग देखोगे वेबसाइट पे, आप लोग अगर वेबसाइट पे आते हो तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये देखिए ये आपके सामने वेबसाइट आ चुका है। इस वेबसाइट को हम एक बार दोबारा से रीलोड करेंगे आपके लिए। देखिए हमने इसको रीलोड कर लिया है। अब रीलोड करने के बाद देखोगे आप लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट नाम से सेक्शन है, ठीक है। कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट वो है जो आपकी हो चुकी, जो इससे पीछे हुई थी 2018 में हुई थी, आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पिछली पहले हुई थी इस रेलवे में रिक्रूटमेंट, जो कंप्लीट हो गई है। उसमें वैकेंसी 8000 के करीब आई थी, जो कि कंप्लीटेड लोगों को रिक्रूटमेंट मिल गई है। अभी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स का यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये अप्रैल महीने में एक्टिव करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी इन्होंने वेबसाइट पर नहीं दिया। अभी जो आपका नोटिफिकेशन है वो न्यूज़ पेपर्स में और इन सारी जगहों पे आया है, लेकिन यहाँ नहीं आया है, ठीक है। इधर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ पेपर्स में आ चुका है, विज्ञापन आ चुका है कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे और कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो सारा कुछ न्यूज़ पेपर में डाल दिया है। और यहाँ इस वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी आ जाएगा, हो सकता है इसको समय लग जाए। इसमें आप लोगों का मार्च मिड तक यहाँ पर नोटिस देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल मिड तक फॉर्म चालू हो जाने की पूरे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, अप्रैल में चालू हो जाएगा। अब देखिए ये सब तो आ गया। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऐसे लोगों को नहीं मिलती। आपको ही पता होना चाहिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो एसआई की हो, कांस्टेबल की हो, वो एग्ज़ाम देने के बाद ही मिलती है, एग्ज़ाम पास करने वालों को मिलती है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, फिर वहाँ से आप प्रिपेयर कर लेना और इस एग्ज़ाम को निकाल के इस वैकेंसी को ले लेना, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है ये। आरआरबी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार नौकरी देने के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जॉब आता है, और इस जॉब को देने के लिए नोटिस है। देखोगे 2 नोटिफिकेशन आने हैं इसमें, आरपीएफ 1 और 2। आरपीएफ 1 जो होगा वो एसआई रिक्रूटमेंट होगा, और आरपीएफ सेकंड मतलब पहले एसआई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद कांस्टेबल का आएगा, ठीक है। तो दोनों ही रिक्रूटमेंट होनी है। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल मतलब आपको पता ही है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2 तरह के पोस्ट होते हैं। बड़ा काम जो होता है वो एसआई का होता है, कांस्टेबल का उतना काम होता नहीं है। कांस्टेबल पोस्ट इनिशियल पोस्ट होता है आरपीएफ के अंदर, और ये रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की प्रोटेक्शन फोर्स और प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के अंदर आप लोग जाओगे। एप्लीकेशन इनवाइट करें इन्होंने, जो भी लोग एलिजिबल है फॉर्म भर सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए। एप्लीकेशंस कंप्लीट होंगे, हर रिस्पेक्ट में सबमिट होंगे ऑनलाइन में। मतलब कहना यही है कि सब लोगों को ऑनलाइन फॉर्म डालना है, किसी को रेलवे के किसी आरआरबी पे नहीं पहुंचना। बेसिकली इसमें रिक्रूटमेंट कराने वाले आरआरबी हैं, आरआरसी नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अलग है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग है। आरआरबी अलग अलग वैकेंसियों को देता है, आरआरसी भी कुछ वैकेंसियों को अलग से देता है, ठीक है। आरआरबी की जो वैकेंसी होती है मोस्टली वो ज़्यादा आती है, मतलब आरआरबी जो है रेलवे में ज़्यादा वैकेंसियाँ रिक्रूट करता है। तो पूरे इंडिया देश में मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज रेलवे में आरआरबी द्वारा आती हैं, जिसमें से एसआई कांस्टेबल आ चुका है। आरआरबी जो आप लोगों का रेलवे प्रोटेक्शन के अंदर आप लोगों का एसआई और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट करेगा, उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन डाले जाएंगे। जो भी लोग एलिजिबल हो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा,
इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या रहेगी, सबसे पहले आप ये समझिए, इसमें इन्होंने बोला है कि आपकी जो वैकेंसी है, आप फॉर्म कब से कब तक डालोगे, दोनों ही वैकेंसी पे आप लोग 15 अप्रैल से 15 मई से पहले, यानी कि 14 मई तक फॉर्म डाल सकते हो। यानी 15 अप्रैल से 14 मई तक फॉर्म डाला जा सकता है ऑनलाइन में। ये रिक्रूटमेंट सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होंगी, एसआई और कांस्टेबल पोस्ट का नाम है। ये नोटिफिकेशन 15 से फॉर्म चालू होगा, 15 अप्रैल से, तो कहीं ना कहीं आप लोग 10 अप्रैल के करीब इसका नोटिफिकेशन देख पाओगे। एसआई और कांस्टेबल में मैं आपको बता दूं, एसआई को लेवल 6 का सैलरी होता है, कांस्टेबल को लेवल 3 का सैलरी होता है। अगर इसका अप्रोक्स आइडिया दूं तो कांस्टेबल को 22,000 रुपये और सब इंस्पेक्टर को 36,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे होते हैं रेलवे में इस रिक्रूटमेंट में। आपको इतना बता दूं, एसआई जो होता है वो ग्रेजुएट हो सकता है किसी फील्ड से। एसआई रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, एलएलबी, ये सब कोर्सेज पास आउट जा सकता है। अब हालांकि कोई एलएलबी करेगा, कोई लॉ करके एसआई रिक्रूटमेंट रेलवे में लेने नहीं जाएगा, हालांकि वो जो लॉ ही कर रहा है तो डायरेक्ट जो है एडवोकेट की तरफ जाएगा। अभी इतनी हाई क्वालिफिकेशन वो ले ही रहा है, एलएलबी की चीज़ ले ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा ही रिक्रूटमेंट लेने की तरफ भाग जाएगा। बाकी तो उसके ऊपर है, एलएलबी वाला भी इधर जा सकता है, बीटेक वाला भी जा सकता है। अब कोई इतनी हाई क्वालिफाइड स्किल्स कर रहा होता है, डिग्री कर रहा होता है, तो वो इस साइड में नहीं जाता। लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन कह रही है कि कोई भी ग्रेजुएट इसके अंदर जा सकता है। मिनिमम ग्रेजुएट लोग यहाँ पर बीए वाले लोग चले जाते हैं, बीकॉम वाले चले जाते हैं, ठीक है, और बीबीए वाले लोग इधर चले जाते हैं, और ये सब लोग, इसके अलावा बीएससी और ये सब लोग इधर चले जाते हैं। आप लोग भी जा सकते हो, अगर आप किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हो आप लोग एसआई रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हो। दूसरा, अगर आप लोग 10th बोर्ड पास आउट हो, सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका के कोई भी स्टेट बोर्ड से पास आउट हो, किसी भी यूटी बोर्ड से पास आउट हो, या फिर ऑल इंडिया, सीबीएसई और आईसीएसई या फिर किसी भी बोर्ड से पास आउट हो 10th क्लास को, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बेसिकली क्या है, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया के जितने भी बोर्ड पढ़ा रहे हैं 10th क्लास को, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स को उन्होंने कर रखा है अलाउड। तो मतलब यही है कि इंडिया देश का कैंडिडेट किसी भी बोर्ड से अगर वो 10th पास आउट है, और या फिर अगर वो ग्रेजुएट है, तो ऐसा ही वैकेंसी ले सकता है किसी भी फील्ड का। और कांस्टेबल अगर वो बनना चाहेगा तो 10th पास वो किसी भी बोर्ड से पास आउट ले सकता है। 22,000 सैलरी होगा, एसआई को 36,000 होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का होना चाहिए। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में A1, A2 और B1, B2 और इस तरीके से C और D तरह तरह के ग्रेड वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई कैंडिडेट की आंख सही से वो देख पा रहा है या नहीं, या दूसरी चीज़ें भी होती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों को इतना करना है, इंटरनेट पर ढूंढना है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है। उसके अंदर अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें लिखी है और आपके लिए वो फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। कांस्टेबल में 18 से 28 एज होना चाहिए, एसआई के लिए 20 से 28, यानी कि 20 to 28 एसआई में, और कांस्टेबल में 18 to 28 रहेगा। वैकेंसी 452 दी है एसआई में, कांस्टेबल में दी है 4,208, ठीक है। ये वैकेंसी जाएंगी क्या, देखो ये लोग, आप लोग जाओगे इंडिया देश के रेलवे स्टेशन पे, जो आरआरबीज है ना, जो 15 से 16 आरआरबीज आप लोग जानते हो इंडियन रेलवे में, वहाँ आप लोगों को जाना होगा इन पोस्टों को लेने, एसआई को और कांस्टेबल को, ठीक है। 4,208 वैकेंसी आई हैं कांस्टेबल में, और एसआई की आई है 452। टोटल इन वैकेंसी को कंबाइन कर दूँ तो आपकी हो जाती हैं 4,660 वैकेंसीज, ये टोटल हो जाती हैं, इतने लोगों को वैकेंसी मिलेगी। अब क्या ये वैकेंसी चेंज होंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, दिस इंक्लूड एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं आप लोगों को 3 साल का, वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड। आपको पता ही है कि भाई 2020 में, 2021 और 22, इन तीनों साल में कोविड का जो है कहर रहा पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भाई कोविड-19 नाम से एक वायरस रहा, जिसको लेकर इन्होंने 3 साल आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया है। मतलब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी एज जितनी भी एज, जैसे इसमें इन्होंने पहले तो एज दे दी 28 और फिर उसको 3 साल जोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, एएलपी में पहले 30 दे दिया था, फिर उस 30 को इन्होंने 3 साल जोड़ के 33 कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों ने किया था, रेलवे वालों ने इस तरीके से एज में रिलैक्सेशन दिया था। उसी तरीके से इन्होंने कांस्टेबल एसआई में जो अपर एज दिया उसमें 3 साल बाद में रिलैक्सेशन दिया है। पहले एज डिसाइड करते हैं फिर उसमें रिलैक्सेशन डालते हैं, इस तरीके से आपका रहता है ये डिटेल्ड। आप लोग एक चीज़ याद रखना, विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल्ड वाला। और आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो भी लिस्ट पैरा नंबर 13 में जितनी भी आरआरबी की वेबसाइट्स है
वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हो कि कितनी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, वैकेंसी जो इंडिकेट करी जा रही है ये सब मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने आपको कहा ये वैकेंसी एट द लेटर स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ रेलवे। रेलवे को कितने लोगों की ज़रूरत है उसके हिसाब से वैकेंसियाँ बढ़ घट सकती हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम सभी का होगा, एग्ज़ाम सभी को देना है और इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद फिजिकल भी पास करना सभी को ज़रूरी है। ठीक है, रनिंग और ये सारी चीज़ें सबको निकालनी होंगी कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट के लिए। इसको निकालने के बाद ही उन लोगों को वैकेंसियाँ मिलेंगी। एक चीज़ और आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 15 अप्रैल को इसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा और इसमें आपकी जो 15 से 16 आरआरबी हैं उन्हीं में रिक्रूटमेंट जाएंगी। पूरे इंडिया देश के इंडियन रेलवे के आरआरबीज में रिक्रूटमेंट जाती हैं ये, और इस रिक्रूटमेंट का 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है बढ़ घट सकती है। मैंने एक बार पहले भी कही थी, कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसियों में चेंजेस कंफर्म्ड होते हैं। वैकेंसी का लास्ट चेंज कब तक देखने को मिलता है, जब तक लोगों को ज्वाइनिंग ना हो जाए। मान लो आपने एग्जाम निकाल लिया, स्किल टेस्ट निकाल दिया और यहाँ पर तो रनिंग और ये सब जो होगा पीएसटी पीईटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया। लोगों को जब ज्वाइनिंग मिल रही होगी ना, उस समय तक भी वैकेंसियों में चेंज देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जब तक लोगों को वैकेंसी ना मिल जाए तब तक लोग देख सकते हैं कि उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर बार वैकेंसी बढ़ेंगी ही, घट भी सकती है, लेकिन ये वैकेंसी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समय बाद आ रही है। 2018 के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है लोगों को, यानी 5-6 साल के अंदर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वैकेंसी में जो है आपका जो है इंक्रीमेंट के चांस ज़्यादा बता रहे हैं। डिक्रीमेंट तो होना नहीं चाहिए लोगों के लिए, इंक्रीमेंट ही होगा। ये वैकेंसी 5000 प्लस या 6000 प्लस जा सकती है और भी ऊपर जा सकती है, ऐसे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी समय में आई है। अभी लोगों के हिसाब से वैकेंसी 4660 है, ये टोटल वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इतने लोगों की रिक्रूटमेंट होगी इसके अंदर जो है इंडियन रेलवे में। पूरे ऑल इंडिया से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। बस उनको क्वालिफिकेशन रखना है 10th का और ग्रेजुएशन का, इतना रखते हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। एज मैं बता दूं, 1 जुलाई 2024 को जो लोग 18 प्लस हैं या 20 प्लस हैं और 28 बिलो हैं फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप 28 प्लस भी हो तो आप 31 तक फॉर्म डाल सकते हो, जनरल वाले। और SC ST वाले अपने अपने जो है 31 में 5 साल जोड़ेंगे और OBC वाले 31 में 3 साल जोड़ेंगे और जनरल वालों को 31 में कुछ भी नहीं जोड़ना, उनको उसी एज तक रखना है। ठीक है, 3 साल रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, SC ST OBC सबको मिलेगा। लेकिन जो बाकी बच गए 3 साल तो सबको मिल गया, बाकी आपको जो SC ST और OBC इन सबको जो अपनी एज वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, वो तो कंफर्म्ड है। ठीक है, थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। इसके अंदर एज आप लोगों की 1 जुलाई 2024 वाली कैलकुलेट होगी। कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट, जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको अप्लाई नहीं करना, मतलब वो लोग जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। बेसिकली देखिए, आपका ये फॉर्म आएगा अप्रैल में। अप्रैल तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आपका सारे कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पास मार्कशीट आ जाती है अप्रैल तक, जब ये फॉर्म का समय चल रहा होगा तब तक अगर आपके पास डिग्री और ये क्वालिफिकेशन हो जाए तो फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज नहीं डालेंगे फॉर्म अगर आप लोग लास्ट साल में हो। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप लोग पास आउट कर चुके हो तो फॉर्म डाल सकते हो। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि वो फिजिकल मेजरमेंट को और मेडिकल स्टैंडर्ड को अपनी पोस्ट के लिए पास कर ले, जिसको भी अप्लाई कर रहा है। नहीं तो फिर क्या है ना, बाद में कैंडिडेट अगर ऐसा देखा गया कि वो मेडिकल सूटेबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए तो उसको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी और वैकेंसी से उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, हाँ, और रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी डिसेबिलिटी वाले, देखिए आपको बता दूं, दिस पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए रिजर्वेशन और सुटेबिलिटी के हिसाब से बता दूं, जितने भी लोग डिसेबिलिटी में आ रहे हैं उनके लिए वैकेंसियाँ नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, देखिए दीज पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर डिसेबिलिटीज़। मतलब अगर आप लोग डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो ना ही आपको कांस्टेबल वैकेंसी मिलेगा रेलवे में और ना ही एसआई और कांस्टेबल, दोनों ही वैकेंसी आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप लोग डिसेबिलिटी हो। बेसिकली ये नॉर्मल लोगों के लिए वैकेंसियाँ हैं। जो लोग जनरल या किसी वर्ग से आ रहे हो लेकिन वो लोग डिसेबल्ड ना हो उनको ये वैकेंसी मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को बता दूं, एक्स सर्विसमैन ये वैकेंसियाँ ले सकते हैं, मतलब वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में होकर आए हैं, काम करके आए हैं, वो वैकेंसियाँ ले सकते हैं। टोटल वैकेंसियों की 15% वैकेंसी महिलाओं को मिलेंगी, यानी अगर आप हम बात करें, हम इस वैकेंसी को 5000 मान लें तो उसका 15% हो जाता है आप लोगों का 15000, 5000 का हो जाता है। 5000 का 15% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 1500। तो कहीं ना कहीं 1000 से ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ महिलाओं की जाएंगी टोटल में से, और बाकी सारे मेल और ट्रांसजेंडर लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। देखिए ट्रांसजेंडर लोग भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं, लेकिन डिसेबल्ड लोग इस वैकेंसी को नहीं लेंगे। एक्स सर्विसमैन लोग भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं। मेडिकली, फिजिकली, मेंटली और
हर तरीके से फिट होना चाहिए, एग्ज़ाम को निकालना ज़रूरी है। और रिजर्वेशन सभी लोगों के जो SC ST OBC को मिलने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले मिलेंगे, यानी SC ST 5 साल, OBC 3 साल, EWS में जो भी आपको मिल रहा है वो, मतलब वैकेंसी रिजर्वेशन आप सभी के रहेंगे। हालांकि EWS को अपर एज में फ़ायदा नहीं मिलता, अपर एज में सिर्फ जनरल वाला ही फॉलो करना होता है EWS वाले को। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता दूं, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर मेजरमेंट टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर टेस्ट, फिर एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेजरमेंट टेस्ट, फिर मेडिकल, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये 4 से 5 प्रोसेस होते हैं इस रिक्रूटमेंट में। 500 रुपीज़ लिए जाते हैं जो भी लोग अनरिजर्व से आते हैं, और 250 रुपये किसी भी रिजर्वेशन से लिए जाते हैं, प्लस महिलाओं से। महिलाएं वो किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, जनरल हो सकती हैं, EWS हो सकती हैं, किसी भी वर्ग की महिलाओं से 250 चार्ज होते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो जनरल से आता है, OBC से आता है, तो उससे 500 रुपये फॉर्म के चार्ज होते हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग 500 रुपये फॉर्म भरते हैं उनको 400 रुपये एग्ज़ाम देने के बाद मिल जाते हैं, और 250 देने वालों को पूरे 250 रुपये वापस मिल जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लोग अनरिजर्व्ड में आते हैं या जनरल से आते हैं उनके सिर्फ 100 रुपये रखता है रेलवे, बाकी 400 रुपये सबको वापस कर देता है। लेकिन एग्ज़ाम देने जाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे और फॉर्म भर देंगे तो उनको उनका रुपया जो है, उनकी फ़ीस उनको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम देकर आ जाओ, भले ही आप इस रिक्रूटमेंट को नहीं निकाल भी पाते हो, फिर भी अगर आप एग्ज़ाम देने चले गए तो भी आप लोगों की जो फॉर्म की फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड हो जाती है। भले ही आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी देखिए, जिसका सिलेक्शन हुआ उसको भी फ़ीस वापस मिलती है, जिसका नहीं हुआ उसको भी फ़ीस वापस मिलती है, लेकिन 100 रुपये रेलवे रखता है, बाकी सारे आपको वापस कर देता है, ठीक है। और 250 रिजर्वेशन वालों के सबके वापस कर देता है, वो रेलवे अपना एक भी रुपया वहाँ पर नहीं रखता है, ठीक है। इन्होंने देखिए साफ कहा है, जो लोग अटेंड करेंगे CBT, जो लोग CBT एग्जाम देंगे उन्हीं को फीस वापस आएगी, बाकी लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, एग्जाम दे देना, भले ही निकले ना निकले, एग्जाम दे दिया आप लोगों ने, फीस आपकी वापस है, अदरवाइज नहीं आएगी। वैकेंसी में आगे पीछे हो सकता है, वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये वैकेंसी में कोई भी चेंजेस कब तक देखा जाएगा? ज्वाइनिंग तक, लोगों को वैकेंसी मिलने तक चेंजेस देखे जाएंगे, उससे पहले पहले तक देखे जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद कोई भी वैकेंसी खाली बचेगी तो अगले रिक्रूटमेंट में जाएगी, और अगर ज्वाइनिंग तक वैकेंसियाँ खाली नहीं बचती हैं और वैकेंसियों की ज़रूरत और ज़्यादा लग रही है तो वो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सिंपल है, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे विद द इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी पर, ये इसमें कंडीशन है। और इसके अलावा कैंडिडेट इंडिया में किसी भी जगह से हो सकता है, इस फॉर्म को डाल सकता है, एज उसकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म डाल सकता है 15 अप्रैल से 14 मई तक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ RRB कितने हैं। इंडिया देश में जो RRB हैं वो लगभग 16 हैं, ठीक है। 11 ये हो गए, देखिए 11 इधर हो गए, और ये 10, 21 दोस्तों, 21 RRB है आप लोगों के, 21 RRB हैं टोटल। अहमदाबाद में है, अजमेर में, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, और कोलकाता, मालदा और मुंबई और मुजफ्फरपुर, इसके अलावा पटना। इस तरीके से टोटल 21 आप लोगों के जो है RRB हैं पूरे इंडिया देश में। आपकी जो वैकेंसी जाएगी ना रिक्रूटमेंट होके, वो आप लोग इंडिया देश के इंडियन रेलवे के RRB में रिक्रूट होके जाओगे, जो कि यहाँ पर रहेगी, ठीक है। हाँ, तो सभी की पोस्टिंग इंडिया देश में कहीं भी हो सकती है, किसी भी RRB में हो सकती है। और ये आप लोगों का रहेगा चेयरपर्सन, जो RRB के चेयरपर्सन है उनके द्वारा नोटिस आया है, आप देख सकते हो। ये देखिए, आप इधर डेट देखोगे ना, 2 मार्च, ये न्यूज़ के अंदर 2 मार्च में डाला जाएगा, न्यूज़पेपर्स के अंदर ये चीज़ 2 मार्च के दिन आएगी। जो चीज़ ऑनलाइन हमें अभी पता लग गई, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको भी पता है एक एक हफ्ते 10-10 दिन पहले ही वो छप जाते हैं, क्योंकि उनको पूरे इंडिया में उसका प्रिंटिंग भेजना होता है, पूरे इंडिया में लोगों तक प्रिंट उसका भेजना होता है। इस वजह से ये बहुत पहले ही प्रिंट हो जाते हैं न्यूज़पेपर, हालांकि लोगों के घरों तक पहुंचने में समय चला जाता है। जो लोग 2 मार्च को देखेंगे इस नोटिस को, वही लोग ऑनलाइन में इस चीज़ को अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो बहुत पहले ही छप जाते हैं, 10-10 दिन पहले ही उनकी प्रिंटिंग हो जाती है कि किस दिन क्या छापना है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है इस तरीके से छप जाती है। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि SI और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में सैलरी कितनी है, वैकेंसियाँ कितनी आएंगी। सैलरी आपको बता दिया है। SI रिक्रूटमेंट बढ़िया है, अगर आप लोग ग्रेजुएट, मास्टर और PhD वाले हो तो SI को लेना, कांस्टेबल को मत लेना, क्योंकि SI वैकेंसी बढ़िया है। भले ही आप ये सोच रहे हो एग्ज़ाम हार्ड होता है, भाई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, सिलेबस आपको पहले ही मिल जाता है, उसी के बिहाफ पे आप लोग एग्ज़ाम
निकाल सकते हो। टोटल वैकेंसी 4660 लोगों को पूरे इंडिया देश से इस वैकेंसी पर जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होंगी। सैलरी अच्छी है। अदर अलावेंस में हो सकता है एक दो फायदे और यहाँ पर मिल जाए, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, हो सकता है एक दो फायदे और आपको यहाँ पर मिले सैलरी के अलावा। पोस्ट काफ़ी अच्छी है। मार्च के बाद ये अप्रैल से फॉर्म चालू होगा, 15 अप्रैल से फॉर्म चालू हो जाएगा। 3 साल रिलैक्सेशन सभी को जोड़ना है अपने एज में, ठीक है। पहले तो अपना 3 साल एज रिलैक्सेशन सभी लोग जोड़ लो। कुल कहना यही है कि 28 की बजाय आप लोग 31 मानो और उसके अंदर अपना SC ST OBC और ये सब जोड़ के मान लो अपनी क्वालिफिकेशन एज के हिसाब से। अभी आप लोग कहोगे सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस जल्दी ही आ जाएगा। 15 अप्रैल को सिलेबस आएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको प्रिपरेशन दे दूंगा। आपके यूनिफॉर्म पे 2 स्टार होंगे तो आप ऐसा ही हो। कांस्टेबल में एक भी स्टार नहीं होता। ये इनकी जो है पहचानने के लिए तरीके होते हैं इन रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ये मैंने आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है। डिटेल्ड वाला अभी नहीं आया, वो जल्दी ही आ जाएगा। वैकेंसी दोस्तों आपको मैं भी मानता हूँ कि वैकेंसियाँ कम है, 2018 के हिसाब से कम है। 2018 में 8000 के करीब वैकेंसियाँ थी और ये वैकेंसी उसके हिसाब से बहुत कम है, उसकी आधी है। जबकि 5 साल बाद रिक्रूटमेंट में भी ये वैकेंसियाँ कम है, बहुत कम है। तो इसमें वैकेंसियों में चांस तो बढ़ने ही चाहिए। वैकेंसियों में चांस इतने लग रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी। अब कितनी बढ़ेंगी वो नहीं पता, क्या पता नहीं भी बढ़े। जो भी होगा आप लोग आगे देखोगे अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो इसके लिए रेडी हो जाओ, जल्दी से आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी। और कोई भी आपका डाउट रह गया हो जरूर वीडियो के सही नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और इस नोटिफिकेशन को, इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।